नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने आदमपुर के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। जयप्रकाश हो सकते हैं उपचुनाव के लिए उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि जयप्रकाश के नाम पर उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मोहर लगी है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि जयप्रकाश उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तो अपने पत्ते पहले से ही खोले के थे, भव्य बिश्नोई को प्रत्याशी बनाए, लेकिन अब उन्हीं के प्रतिद्वंदी जो है, बात की जाए तो जयप्रकाश होंगे कांग्रेस की तरफ से। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि जयप्रकाश उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे और आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उतारा जा सकता है। बड़ी अपडेट दिल्ली से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस की तरफ से आदमपुर के लिए उपचुनाव में उम्मीदवार जयप्रकाश होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त के सूत्रों के हवाले से, दिल्ली से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस ने आदमपुर के लिए आपको बता दें कि प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और इसी बीच आपको बताते हैं कि जयप्रकाश उम्मीदवार हो सकते हैं। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ अनूप कुंजू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी है इसको लेकर? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए हैं, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये नाम जयप्रकाश सुर्खियों में आया है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इस पर मोहर भी लग चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आदमपुर वन के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार हो रहा था, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है कि जयप्रकाश जेपी वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो इसके बाद कहीं न कहीं जो आदमपुर का है और भी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को उतारा है। आम आदमी पार्टी से जो सुखविंदर सिंह चुनाव मैदान में आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से अगर कुल जिस प्रकार से जयप्रकाश का नाम सामने आया, जयप्रकाश चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि आदमपुर से जयप्रकाश पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और आदमपुर की जनता इनको अच्छी भली भांति जानती है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस पैनल में 4 लोगों का नाम चला हुआ था, उसमें सबसे पहले जयप्रकाश जेपी का इनाम माना जा रहा था। हालांकि औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी बताई जा रही है, लेकिन जिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि जयप्रकाश जेपी ही कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार होंगे। जी देखिए, क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, भव्य बिश्नोई को एक बाहरी प्रत्याशी बता रही है, विदेशी प्रत्याशी एक तरीके से करार दे रही है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जयप्रकाश की जमीनी पकड़ है, क्योंकि इससे पहले भी वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए जयप्रकाश चुनाव में जो पहले चुनाव लड़ा था उस समय कुलदीप बिश्नोई चुनाव मैदान में था और बताया जा रहा है कि लगभग 6,500 वोट का ही फैसला उस समय रहा था हार जीत का। और ऐसे में कहीं न कहीं अगर इस बार भव्य बिश्नोई चुनाव मैदान में है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई में भी बहुत अंतर आदमपुर की जनता मान रही है। भव्य बिश्नोई को एक युवा के तौर पर वो जरूर देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक प्रवक्ता की बात करें तो वो उसमें दिखाई नहीं दे रही है और कहीं कहीं इस बार गढ़ तोड़ने की बात सभी दलों द्वारा की जा रही। तो ऐसे में जयप्रकाश जेपी का यहाँ से चुनाव लड़ना बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है और ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार से पहले जयप्रकाश जेपी ने वहां पर मुकाबला किया था, एक बहुत कड़ी टक्कर दी थी, तो इस बार ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उधर से कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एंटर तो दिखाई दे रहा है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर जाट समुदाय का भी है। और जाट समुदाय कहीं न कहीं आज के दिन कांग्रेस को अगर सपोर्ट करता है और उसमें खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो चेहरा बना के देखता है, तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि भव्य बिश्नोई को हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम भव्य बिश्नोई करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर जयप्रकाश की बात कर ली जाए तो इससे पहले भी प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहीं से जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि यहीं से अगर बात करी जाए तो पूत के पांव जो है वो पालने में ही दिख जाते हैं। और ये आदमपुर का जो उपचुनाव है काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा, लोकसभा, निकाय और पंचायत चुनाव, हरियाणा में कहा जाए तो यहां पर चुनाव का सीजन है और यहीं से शुरुआत होगी। उपचुनाव से जो हो रही है यहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो आगामी चुनाव है 2024 के, उसकी एक बड़ी नींव रखने का काम यहाँ से हो सकता है
और पूरे हरियाणा की जो नजर है वो आदमपुर है। आदमपुर पे इसलिए है क्योंकि आदमपुर का जो ये उपचुनाव है ये कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले तो इसलिए कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके यहाँ से बीजेपी को ज्वाइन किया है, उधर से बीजेपी को छोड़ करके सिंह सिंह ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, इधर से जयप्रकाश जेपी का जो नाम सामने आ गया है। तो बड़े दिग्गज जो नेता है वो इस यहाँ चुनाव प्रचार में जुटेंगे। तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो दल है वो यहाँ से एक अपनी शुरुआत मान रहे हैं, पारी की शुरुआत मानते हैं कि 2024 के लिए यहाँ से जो जमीन तैयार होगी वो जाकर के आगे 2024 में अच्छी फसल देने का काम कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो गुरुग्राम से इस वक्त की अगली पर आपको बता दें सेक्टर 111 में बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में कई बच्चों के डूबने की सूचना है। आपको बता दें एक बच्चे का शव भी निकाला गया है और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कई बच्चों के डूबने की सूचना है और साथ ही एक बच्चे का शव भी निकाला गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सेक्टर 111 में बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में कई बच्चों के डूबने की सूचना है। साथ ही आपको बता दें कि एक बच्चे का शव भी निकाला गया है। सेक्टर 111 में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर कई बच्चों के डूबने की सूचना है और साथ ही आपको बता दें कि एक बच्चे का शव भी निकाला गया है और साथ ही यहां पर रेस्क्यू और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सेक्टर 111 जहां पर आपको बता दें कई बच्चों के डूबने की सूचना है और एक बच्चे का शव भी निकाला गया है। गुरुग्राम से तस्वीरें सामने आई जहां पर आपको बता दें कि सेक्टर 111 में बड़ा हादसा हुआ है और यहां पर कई बच्चों के डूबने की सूचना है और साथ ही आपको बता दें कि एक बच्चे का शव भी निकाला गया है। तालाब में कई बच्चों के डूबने की सूचना है। रेस्क्यू और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि सेक्टर 111 में बड़ा हादसा हुआ है और इस दौरान आपको बता दें कि एक बच्चे का शव भी निकाला गया है। तो वहीं कई बच्चों के डूबने की सूचना इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की गुरुग्राम से सामने आई जहां पर सेक्टर 111 में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट इस वक्त के तालाब में कई बच्चों के डूबने की सूचना आई है और आपको बता दें कि एक शव भी निकाला गया है। एक बच्चे का शव भी इस दौरान बरामद किया गया है तालाब से। तो वहीं रेस्क्यू और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आई है जहां पर तालाब में कई बच्चों के डूबने की सूचना है। और इसी खबर पर ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी है आपके पास जिस तरीके से कई बच्चों के डूबने की सूचना है और साथ ही एक शव भी बरामद कर लिया गया है? सुशील जी, निश्चित तौर पर देखिए गुरुग्राम का सेक्टर 111 है, शंकर विहार का इलाका है और मैं अभी मौके पर ही हूं और तमाम देख रहा हूं कि कम से कम सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है और एक शव अभी बरामद कर लिया गया है। एक तालाब है और बताया जा रहा है कि वो जो बच्चे थे करीब 7 से 8 बच्चे थे जो इसमें नहाने के लिए आए थे और तमाम जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कपड़े यहाँ बाहर खोलकर तालाब में घुसे थे नहाने के लिए। उसी दरमियान यह हादसा हुआ है। सूचना मिली कि वो बच्चे डूब गए। हालांकि कितने बच्चे अभी डूबे हैं, जो कपड़े बाहर हैं उसमें 7 से 8 बच्चों के बाहर कपड़े खुले हुए हैं और एक शव अभी तक बरामद किया गया है, जबकि अभी भी जो गोताखोर हैं वो तमाम अंदर हैं और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। राहत का बचाव कार्य जारी है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका गुस्सा फूटा है। अभी पुलिस वालों के साथ उनकी एक झड़प भी देखने को मिली जिसमें तमाम माँ बाप के बच्चे इसमें गए थे नहाने के लिए। वे लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस इस पर कोई एक्शन उस ढंग से नहीं ले रही है। कोई वैसी टीम यहाँ नहीं पहुंची है, ना ही कोई आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं कि जिससे इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन बच्चों को निकाला जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही जरूर सामने आ रही है कि अगर समय रहते या रेस्क्यू किया गया होता तो निश्चित तौर पे आज इन बच्चों को जरूर बाहर निकाला गया होता और जो लोग इसमें डूबे हैं। हालांकि कुछ यह भी जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे जिन्होंने उस वक्त देखा था उनका यह भी मानना है कि हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चे भाग गए हों या बाहर हो, लेकिन जो पेरेंट्स हैं जो यहाँ पहुंचे हैं वो तमाम
यहाँ पुलिस पर्सनल पर आरोप लगा रहे हैं और अंधेरा भी होता जा रहा है और निश्चित तौर पर रात होते ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोताही जरूर होगी, उसमें दिक्कत जरूर आएगी। और अभी तक हैरानी की बात की 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका, लेकिन अभी तक किसी पुलिस के बड़े अधिकारी या प्रशासनिक बड़े अधिकारी की यहाँ पहुंचने की अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। जी सुशील जी, क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से फोन पर बातचीत हुई है इस मामले को? नहीं, देखिए मैं मौके पे हूँ अभी, और वहीं पे जो SHO हैं इस इलाके के, उनसे मेरी बातचीत हुई है। हालांकि वो चंद लोग हैं यहाँ पे और कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से कोशिश होनी चाहिए थी, जो घटना हुई है उसको देखते हुए वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जो लोगों का है वो गुस्सा फूटते जा रहा है। एक जो शव निकला है उसको मोर्चरी भिजवाया जा चुका है, लेकिन तमाम और भी जो बच्चे जिनके कपड़े बाहर हैं वो पेरेंट्स यहाँ पहुंच रहे हैं, उन कपड़ों की तलाश की जा रही है कि वो कपड़े पहचाने जा रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे थे। जो शव निकला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि राजस्थान का रहने वाला लड़का था, चूंकि शंकर विहार कॉलोनी है और न्यू पालम विहार इलाके में आता है, सेक्टर 111 का इलाका है। और यहाँ ये झोड़ है, खाली अबेंडन जो जगह है, निगम का जगह बताया जा रहा है, और निगम के जगह में पानी इकट्ठा है और एक झोड़ का रूप ले रखा है, तालाब का रूप लिया हुआ है, और वहां ये बच्चे नहाने गए थे जहां ये बड़ी घटना सामने आई है। जी कुलदीप जी, जिस तरीके से बात की जाए तो यह बड़ा हादसा कहा जा सकता है और प्रशासन को इस पर जरूर यहां पर खतरे का निशान लगा देना चाहिए था, क्योंकि पानी काफी गहरा है यहां पर और बरसात के चलते यहां पर पानी भर गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसको संज्ञान लेना चाहिए और क्षेत्र में या जिले में जितने भी ऐसे तालाब हैं जहां पर लोग नहाने के लिए जाते हैं या बच्चे वहां पर पहुंच सकते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर खतरे का निशान जरूर लगा देना चाहिए, जिससे इस तरीके के हादसे ना हो। तो किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही यहां पर देखते हैं आप? और निश्चित तौर पर प्रशासनिक लापरवाही, जो सबसे बड़ी लापरवाही मेरे सामने नजर आ रही है, जहां मैं वहीं मौके पर खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि जब बच्चे अमूमन जब देखिए तालाब में डूबने की या नहर में डूबने की सूचना आती है तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी और तमाम गोताखोर वहां पहुंचते हैं और त्वरित कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी यहां मैं देख रहा हूं कि किसी तरह की ना तो कोई त्वरित कार्रवाई नजर आ रही है, ना ही उस तरह की कोई टीम नजर आई है। और निश्चित तौर पर साफ जाहिर कर रहा है कि किस तरह से प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। अंधेरा होते जा रहा है, लेकिन ये लापरवाही, इसे हम कहेंगे कि ना अभी उस तरह की कोई राहत बचाव कार्य कहने के लिए तो जारी है। कुछ 3 से 4 लोग अंदर उतरे हैं और निकालने की कोशिश की जा रही है, सर्च किया जा रहा है उन शवों का, उन बच्चों का, लेकिन कोई उस तरह के प्रोफेशनल नजर अभी तक नहीं आ रहे हैं। जी देखिए, क्या आपकी किसी परिजन से बातचीत हुई है इस मामले में? निश्चित तौर पर देखिए, जो परिजन है वो भी यहाँ है, वो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बात कर सके, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं यहाँ, कहे हम सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ भरे हुए यहाँ इकट्ठा है, तमाम मुख्य दर्शक बनते हैं, किसी लोगों में रोष है, गुस्सा है, और वे लोग कैमरे करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन मैं वहां हूं और उनकी जो मैं देख रहा हूं कि किस तरह से असहाय बिल्कुल हैं और उनकी सहायता नजर आ रही है। सुशील जी, कितने बच्चों के डूबने की आशंका जताई जा रही है? कितने 7 से 8 बच्चों के डूबने की आशंका यहाँ पे है और उनके कपड़े यहाँ से बरामद किए गए हैं, कपड़े यहीं पे हैं, मौजूद है। एक का शव निकाला जा चुका है, लेकिन जबकि तमाम बच्चों की अभी कोशिश की जा रही है। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। मेरे जैसा कोई दूसरा? जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। आ रहा है हजारों करोड़ों का निवेश, आर्थिक रूप से बन रहा है संपन्न। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और उत्तराखंड सरकार की आसान नीतियों ने प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों की राह आसान बनाई है। इसीलिए तो आज देश में उत्तराखंड निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनकर उभर रहा है। आज उत्तराखंड सरकार पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। निवेश नीति के सरलीकरण और प्रभावी नीतियों के चलते निवेशक न केवल उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि निवेश से यहाँ रोजगार का सृजन। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ी गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला स्थित गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। उन्होंने भारी संख्या में मौजूद संगत को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने सिखों की भावनाओं की कदर करता है और मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाल तख्त आज भी हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन जो अलग अलग जगह गुरुद्वारे बने हैं वहां की व्यवस्था के लिए स्थानीय कमेटियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की व्यवस्था अलग अलग बनाने से हमारी पंथ एकता के बीच कोई बाधा नहीं आएगी। आगे कहा कि जब नांदेड़ साहिब, पटना साहिब और दिल्ली राज्य के अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन सकती है तो हरियाणा की क्यों नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 18 महीने में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव करवाएंगे और तब तक एड हॉक कमेटी व्यवस्था देखेगी। चुनाव में समाज जिसे चुनेगा उस कमेटी की कमान दी जाएगी और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और चुनाव के बाद एड हॉक कमेटी अपना कामकाज नई चुनी हुई कमेटी को सौंप देगी। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हरियाणा की अलग से कमेटी बनने का विषय था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय दिया है और उस निर्णय में यहाँ की कमेटी को मान्यता मिली है और इस मान्यता के मिलने से ही पूरा हरियाणा का सिख समाज सभी उसमें संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अपनी योजना से सब गुरुद्वारों की प्रबंध की व्यवस्था, चाहे वो गुरुद्वारा परिसर के नाते से हो या यहाँ पर कोई शिक्षा के नाते, स्वास्थ्य के नाते अथवा अन्य सेवा कार्यों के नाते, ये प्रबंध व्यवस्था में सब लोग जुटेंगे। और अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वैसे एक्ट जो बना था उसके अनुसार 18 महीने का जो समय दिया गया था वो जो कि कोर्ट की कार्रवाई के कारण से वो लैप्स हो गया। अब एक नई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एडॉक बेसिस पर बनाने के लिए एक संशोधन किया जाएगा और उस संशोधन के हिसाब से सभी जितने भी मेंबर्स हैं, पूर्व मेंबर में हैं, चाहे सबका प्रेसिडेंट हैं, चाहे वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, चाहे अन्य पदाधिकारी हैं, उन सब से विचार विमर्श करके और हरियाणा के सिख समाज की एकता के रूप में और एक डेमोक्रेटिकली सेटअप जैसे होता है उस हिसाब से एडॉक कमेटी बनेगी। उन्हें 18 महीने का उसको समय दिया जाएगा और उस 18 महीने के बाद जो नई कमेटी चुनाव होकर के आएगी, पुरानी एडॉक कमेटी उनको वो जो है उसको जो है हैंडओवर कर देंगे सारा चार्ज। तो वहीं बहादुरगढ़ के हरिगाजन में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला परिषद और पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई। जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला लेने के लिए कमेटी भी बनाई गई और साथ ही आदमपुर चुनाव को लेकर कहा कि भव्य बिश्नोई भारी मतों से उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। दरअसल लोगों के बीच ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि भव्य बिश्नोई बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है और ऐसे लोगों को धनखड़ ने करारा जवाब देते हुए भव्य बिश्नोई की सदस्यता पर्ची भी दिखाई। आगे धनखड़ ने बताया कि 27 अक्टूबर को स्वर्गीय मंगल सेन की जयंती पर लोकसभा स्तर की रैली की जाएगी और नवंबर महीने में हरियाणा के बीच प्रदेश स्तरीय पर रैली की जाएगी। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भव्य बिश्नोई हैं और जो कोई इस तरह की बात फैला रहा है शायद उसके पास जानकारी का अभाव है। और पहले मैं उनकी जानकारी आपको दुरुस्त कर दूं कि बीजेपी उसके बाद ही टिकट देती है जब कोई आदमी बीजेपी का सदस्य बन चुका होता है। ये उनकी सदस्यता की रसीद है, ठीक है ना। इसलिए ये कोई भ्रम फैलाने का काम ना करें। भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, युवा हैं। वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर हिसार में राजनीतिक गोचियां फिट होनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी सियासी दंगल के लिए एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो वहीं इसी बीच कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर परिवार से मिलने पहुंचे और यह मीटिंग राजनीतिक गलियारों में सनसनी बन गई है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि वह सोनाली फोगाट का शोक जताने के लिए यहां पहुंचे हैं। सोनाली के परिवार से मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इस बार चुनाव को लेकर बड़ा उत्साह लोगों के बीच है और 26 साल के बाद आदमपुर के लोग सत्ता में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में मैं इतने चुनाव जीत चुका हूं, लेकिन इस बार का माहौल अलग है। लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने भगवान वाल्मीकि जयंती के मौके पर वाल्मीकि मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और सबसे पर उन्होंने वाल्मीकि जी को सच्चा संत बताया और कहा कि उन्हीं की लेखनी से रामायण जैसे महान ग्रंथों की रचना हो पाई है। उन्होंने सदैव ही समाज को नैतिकता और कर्तव्यपरायणता का उपदेश दिया है। उनकी गिनती भारतीय अध्यात्म में श्रेष्ठ संतों में होती है। वहीं वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। आज बहुत ही पावन पर्व है, भगवान वाल्मीकि जी का जन्म दिवस है। तो आप समझ सकते हो कि कितना शुभ दिन है आज। और आज ये शुभ दिन में मैंने दर्शन करे, मंदिर में अपना माथा टेका भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में। और उसके साथ साथ आज इन सारे बच्चों ने, समाज के बच्चों ने मिलकर ये एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करवा रहे हैं, जो यहाँ पे ये डिजिटल लाइब्रेरी बनने जा रही है। तो इन सबको बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो वहीं झज्जर जिले के रुजाना गांव में पूरे दिन हुई बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों ने बताया कि हाल ही में जब बरसात हुई तो उस वक्त धान की आधी फसल खराब हो चुकी थी। अब शनिवार को हुई बरसात ने सब कुछ तबाह कर दिया और जो थोड़ी उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि खेतों में 3 फुट तक पानी जमा हो गया और प्रशासन की तरफ से इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। साथ ही किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कितनी धान बो रखी है आपने? 6.5 एकड़ बो रखी। अपना नाम बताना पहले। उमेश सिंह, सनोफ श्री राजेंद्र सिंह, गाँव दुगाना। नुकसान भी है? नुकसान भी है। कितना नुकसान? नुकसान हो रहा है कम से कम 2.5-3 एकड़ लग रहा है। अच्छा, हाँ। क्या नुकसान है? नुकसान ये होगा, सारा धान खराब हो गड़ गया पानी की वजह से। अच्छा, हाँ। 2.5 फुट पानी है। फिर कितना का करीब कितना का नुकसान होगा? करीब 1.5-1.5 लाख का नुकसान है। अच्छा, हाँ। आपका? हाँ। पानी भर गया इस वजह से? पानी भर गया इस वजह से। बारिश का है? किस चीज का? बारिश का है। ये आपका नाम जगबीर सिंह, सनोफ रामवीर सिंह है लाहौत। क्या नुकसान है? नुकसान ही पानी भर गया जी ज्यादा धान में। हाँ जी। कितने एकड़ थे आपके? 17 एकड़ में लगा रखे जी। अच्छा, और कितना एरिया आपका ज्यादा प्रभावित? ये लगा लो जी 17 एकड़ में 80% एरिया प्रभावित है।
अच्छा, लागत में कितना क्या लग रहा है, कितने का नुकसान होगा? कई लाख का नुकसान है जी। अच्छा, हाँ, अंदाजा भी लगा ही नहीं सकते, होने ही लग रहा है। अब की बार किसानों को मार पड़ रही है, जबरदस्त मार है जी। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।